हेलो एवरीवन। आज आपको पेपर सॉल्यूशन करवाया जाएगा गणित का, प्रीवियस ईयर का। और 2023-24 में जो सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें कुछ जो पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन दिए गए थे, जो अब काट दिए गए हैं चैप्टर में से, तो उनको भी इसमें बताएंगे कि कौन सा किस चैप्टर का कौन सा टॉपिक कटा है, उसे नहीं पढ़ना है। अन्यथा आप लोग जो है फालतू में परेशान हो रहे होंगे कि कुछ सवाल ऐसे होंगे कि जो बहुत से बच्चे हैं जो पुरानी किताबों से पढ़ रहे होंगे, नई किताब नहीं खरीदे हैं, सभी लोग नहीं खरीदते। देखते हैं हम जब बच्चों को मैंने भी पढ़ाया तो वहाँ पे देखा कि बहुत से बच्चे नहीं खरीदे थे। फिलहाल मैंने वहाँ पे नोट डाउन करा दिया था कि ये वाला नहीं है। और इसके तहत बहुत से अपने प्रदेश भर के बच्चे क्या कि जो चीज़ें कर चुकी हैं उसको भी सॉल्यूशन कर रहे होंगे। नहीं आता होगा तो अपने अंदर थोड़ा उनका कॉन्फिडेंस घट जाता होगा कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मेरी तैयारी नहीं हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें आपको सॉल्यूशन भी करवाएंगे और उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कौन सा टॉपिक कर चुका है अल्लाह उसी के क्वेश्चन के अंतर्गत ही बताते हुए। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। 2023 का 822 DW 2023 में जो पेपर आया हुआ था उसका पेपर कोड का नाम है 822 DW। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक नंबर के 20 नंबर बनेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। ठीक है, तो कड़ी में 9, कड़ी में 3, 0.1, 0.101110 ऐसे करके है। तो यहाँ पे ये वाला जो था ये आगे बढ़ता गया है, ऐसे ही रुका हुआ नहीं है, इनफाइनाइट रूप से बढ़ता गया है। अब पहला ही जैसे क्वेश्चन है तो ये परिमेय है। यहाँ पे आपको दे रहा है क्या, परिमेय संख्या, जो कि अब सिलेबस से काट रखा है। परिमेय संख्या नहीं, केवल अपरिमेय से संबंधित पूछी जाएगी बातें यहाँ पे आपको क्वेश्चन। तो परिमेय संख्या से रिलेटेड जो है आपको नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, फिलहाल ये क्वेश्चन देख ही लेते हैं। परिमेय संख्या वो होता है जो कड़ी से बाहर संख्या आ जाए, पूर्ण संख्या हो, भिन्न के रूप में हो, शांत दशमलव हो, तो वो परिमेय होती है। जो संख्या कड़ी के अंदर रह ही जाती है उसे अपरिमेय कहते हैं। और जो अनंत रूप से बढ़ती जाए लेकिन उनमें रिपीटिंग नंबर ना हो, जैसे ये नंबर अनंत रूप से बढ़ती गई है लेकिन रिपीट नहीं कर रही है, ये अपरिमेय संख्या है। 0.1 ये भी कड़ी के अंदर से बाहर नहीं आएगा, तो यहाँ पर भी ये भी अपरिमेय है। कड़ी में 3 ये भी अपरिमेय है। और कड़ी में 9 जो है ना, इसका अगर हम लोग देखें क्या कि इसको सॉल्यूशन किया जाए तो ये 9 जो है 3 का हम लोग देखें तो 9 का वर्गमूल 3 आएगा आंसर। तो ये 3 कड़ी से बाहर आ जाएगी, परिमेय संख्या था। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन सही होता। नेक्स्ट देखते हैं कि दूसरा, रैखिक समीकरण युग्म x + y = 10 और x - y = 4 का हल है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि इसमें कौन सा हल है इसका, मतलब x और y का मान पूछ रखा था। तो इसे कैसे हल किया जाएगा, x + y = 10 है और x - y बराबर कितना है, 4। दोनों समीकरण को यदि जोड़ दिया जाए तो ये कट जाएगा और x 2x और ये 10 4 14 हो जाएगा। तो x बराबर 14/2, 2 सत्ते 14। तो x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। x का मान 7 आ गया। समीकरण एक जो था x + y बराबर कितना था, ये 10 था। तो यहाँ से x का मान कितना आया हुआ है, x का मान आया 7। तो 7 + y बराबर कितना, 10। तो y बराबर 10 - 7। तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया, 3। x का मान 7 और y का मान 3। अब x का मान 7 और y का मान 3, ये ऑप्शन नंबर बी में सही था। तीसरा क्वेश्चन जो है ये क्या है, बिंदु 5, 9 की y अक्ष से दूरी है। ठीक है, तो बिंदु 5 और 9 की जो दूरी है वो y अक्ष से पूछ रखा है, कितनी है। ये ऑप्शन 4 दे रखे हैं, 14 मात्रक, 9 मात्रक, 5 मात्रक और 106 मात्रक। ठीक है, तो ये निर्देशांक ज्यामिति का सवाल था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये। तो यहाँ से क्या होगा कि इसके लिए जब आप लोगों ने देखा कार्तीय तल जब खींचा गया था तो कार्तीय तल में यह अक्ष था, ये x डैश और ये y डैश, इस तरह से था। अब इसमें क्या है कि ये x को बताता है और ये y को। ठीक है, तो x पर जब आपने देखा था तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, तो x पर 5 और y पर 9, y पर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर देखेंगे क्या कि
अगर यहाँ पर ये पॉइंट जो था, ये बिंदु कोई एक था 5 और कॉमन 9, उसको लोकेट करना है तो वो बिंदु यहाँ पे मिलता। मतलब यहाँ पे देखिए x पर कितना चलना था 5, 1 2 3 4 5, और वहीं से फिर मुड़ जाना था y पर कितना 9, तो 9 की दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वहीं से 9 की पॉइंट पर चले गए और ये वाला है 5,9। अब यहाँ पर ये जो चीजें था, इसमें क्या था, बोला था y अक्ष से दूरी। अब बताइए ये जो बिंदु है 5,9 y अक्ष से कितनी दूरी पर है, y अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो देखिए कितनी दूरी पर है, 1 2 3 4 5, तो ये y अक्ष से कितनी दूरी पर है, 5 दूरी पर है। अच्छा, ऐसे सवाल को हल करने के लिए आप क्या करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे आप डायरेक्ट, अगर y अक्ष से कहे तो x वाला पॉइंट ले लीजिए, और x अक्ष से दूरी कहे तो y वाला दूरी ले लिया करिए, ठीक है। तो इस तरह से इसका y अक्ष से जो दूरी था वो 5 मात्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 कड़ी में 2 सेंटीमीटर है तो इसके कर्ण की लंबाई क्या है, ठीक है। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है और जिसकी एक भुजा 5 कड़ी में 2 है, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन इसमें भी दे रखे हैं, और यहाँ से देखिएगा ये क्या है, कह रहा है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समकोण भी और समद्विबाहु। अच्छा, एक भुजा की लंबाई कितना दे रखा है 5 कड़ी में 2, तो ये भी 5 कड़ी में 2 है। तो कह रहा है इसके कर्ण की लंबाई क्या है, ये कर्ण की लंबाई आप लोग जानते हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है, कड़ी में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से कड़ी में लंब का मान कितना दे रखा है 5 कड़ी में 2, देखिए ये लंब इसे और ये आधार, तो 5 कड़ी में 2 का स्क्वायर प्लस आधार भी 5 कड़ी में 2 का स्क्वायर। तो इस तरह से कितना हो जाएगा ये, तो 25 कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हट जाएगा, 25 गुना 50 प्लस फिर ये भी 50 हो जाएगा, और ये कड़ी बन गया कितना 100, तो वर्गमूल वाली कड़ी में 100 आया, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, ठीक है। तो कर्ण का मान कितना आया 10। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि साइन स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री का मान है 1 0 1/4 माइनस 1। तो क्लास 10 के सिलेबस से इस तरह के प्रश्नों को अब हटा दिया है, ठीक है। तो केवल और केवल जो है साइन का अगर त्रिकोणमिति देखा जाए तो जो साइन का वैल्यू होता था, जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये सब इस तरह के जो है ना प्रश्न उठाए जाएंगे। अगला जो है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जिसे समीकरण कहते हैं, इससे आधारित सवाल उठाए जाएंगे। यही एक ही नहीं बल्कि tan स्क्वायर और sec स्क्वायर के लिए भी cosec स्क्वायर के लिए जो है वैल्यू होता है, उनसे आधारित से प्रश्न उठाए जाएंगे। लेकिन जो हम लोग 90 डिग्री से अल्टरनेट करते थे, कभी आप देखे होंगे ऐसे कि साइन 90 प्लस थीटा है ना, इस तरह से, या साइन 90 माइनस थीटा, तो इस तरह के प्रश्न अब हटा दिए गए हैं सिलेबस से, क्लास 10 के सिलेबस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन, किसी धनात्मक समपूर्णांक के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। ये क्वेश्चन है, किसी धनात्मक समपूर्णांक के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, ठीक है। तो अब ये जो पहला चैप्टर था जिसमें वास्तविक संख्या है पहला चैप्टर, तो उससे रिलेटेड यह क्वेश्चन हुआ है। अच्छा, ये भी चीजें क्या है कि सिलेबस से अब हटा दिया है कि जो पूर्णांक के लिए बात करेगा, इसमें से यूक्लिड का नियम जो लागू होता था वो यूक्लिड के नियम पर आधारित था, ये हटा दिया है। हालांकि इसे हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से प्रश्न आते हैं। जैसे कोई धनात्मक समपूर्णांक भी है, तो सोचिए एक कोई पूर्णांक भी है के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप। अच्छा, जो संख्या अगर कोई है, जैसे मान लीजिएगा 6 है, तो अगली संख्या जो रहेगी वो विषम होनी चाहिए, और विषम होने के लिए अगर इसमें 1 जोड़ेंगे तभी होगा। लेकिन जो 6 है, क्या इसमें 2 × 3 यहाँ पे है, तो क्या ये 2 है कि नहीं। तो ऐसे ये जो p है ना, तो इस तरह से 2p + 1 इस तरह का रूप होगा जो है प्रत्येक विषम पूर्णांक। इसलिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इसका सही था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है,
यदि संख्याओं 7, 8, यक्स 11, 14 का समांतर माध्य यक्स है तो यक्स का मान है। सोचिए इसमें 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हैं, उसमें एक यक्स भी है और उसका समांतर माध्य भी यक्स है। ठीक है, तो आप लोग समांतर माध्य के लिए जब पढ़े थे समांतर माध्य, तो समांतर माध्य क्या था? समांतर माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग और बटे कुल संख्याएं। तो सभी संख्याओं का योग कितनी संख्या है? 7, 8, यक्स 11 और 14। तो यहाँ पे 7 + 8 + यक्स + 11 + 14 और संख्या जो है यहाँ पे कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये संख्या 5 है। अच्छा, इनका समांतर माध्य भी कितना है? यक्स है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? समांतर माध्य कितना है? यक्स। तिर्यक गुणा कर देंगे तो 5 × यक्स कितना आ जाएगा? 5 यक्स बराबर 8, 7, 15 और इधर 11, 14, 25। 15, 25 कितना हो जाएगा? ये 15, 25 हो जाएगा ये 40। 40 + यक्स और यक्स को इधर लाएंगे तो 5 यक्स - यक्स बराबर हो जाएगा कितना? 40। 4 यक्स बराबर कितना हो जाएगा? ये 40। 4 दाव में 40। तो यक्स का वैल्यू कितना आ गया? 10। ठीक है, इस तरह से यक्स का जो वैल्यू था वो कितना था? ऑप्शन नंबर बी सही था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 8वां क्वेश्चन। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान हैं तो c का मान क्या होगा? देखिएगा, जब मूल समान होते हैं तो आप विविक्तिकर का फार्मूला पढ़े थे। जो द्विघात समीकरण था उसमें विविक्तिकर आया था। विविक्तिकर, तो विविक्तिकर जो था ना, जिसे हम लोग d से प्रदर्शित करते थे, तो d बराबर था b² - 4ac। ठीक है, तो d का मान जब कभी 0 हो जाता था तो बोलते थे मूल समान होंगे। मूल समान और वास्तविक भी रहते थे तो d बराबर 0 पर। इसका मतलब ये हुआ b² - 4ac बराबर भी क्या हो जाना चाहिए? 0। b² - 4ac बराबर 0 हो जाना चाहिए क्योंकि ये d ही है ना, इतना। अच्छा, यहाँ पे अब इससे देखिएगा ये सभी टर्म इसी तरह से थे। यहाँ से किसका वैल्यू पूछा था? c का। तो 4ac को इधर ले जाएंगे तो b² बराबर हो जाएगा 4ac। तो c बराबर कितना हो जाएगा? b² / 4a। ठीक, तो c का मान इतना होता और इस तरह से b² / 4a ऑप्शन नंबर डी में था। ये ऑप्शन नंबर डी सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र में यदि ये दिया गया चित्र है, इसमें AD का वैल्यू A से D का वैल्यू s + 3 है और BD का वैल्यू, इसे चित्र थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे लिख देते हैं। दिए गए चित्र में कौन सा है? तो जो दिया गया चित्र ऐसे है, एक त्रिभुज है A B C D और E। तो AD का वैल्यू ये वाला दिया है s + 3 और BD का वैल्यू जो था वो कितना दिया है? 3x + 19 ये दिया है। नेक्स्ट AE का वैल्यू x है और EC का वैल्यू 3x + 4 है। तो ये 3x + 4। ठीक है, और एक और इसमें दिया है क्या कि जो DE है वो समांतर है BC। ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या है कि आपको थेल्स प्रमेय अप्लाई होता है। थेल्स प्रमेय क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। ऐसा है थेल्स प्रमेय में बताया गया था। तो यहाँ पर जो DE है वो BC के क्या था? समांतर था। तो इसका मतलब जो ये दोनों रेखा है, ये दोनों भुजाएं हैं AB और AC, ये समान अनुपात में कटेंगी। मतलब जो यहाँ पर देखेंगे क्या? AD बटे DB, AD बटे DB बराबर AE अपान EC होगा। ये होता तो इधर कितना है? x + 3 अपान इसको कितना है? 3x + 19 इक्वल टू x अपान 3x + 4 ऐसा होगा। यहाँ पे तिर्यक गुणा कर लिया जाए तो x + 3 और यहाँ 3x + 4 और बराबर x
और 3x प्लस 19 इस तरह से होगा। इसमें गुणा होगा तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9x 9x प्लस 312 बराबर ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 19x। 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया और 9 4 13 हो जाएगा। तो 12 बराबर ये 19x और ये 9 4 13 उधर जाएगा तो माइनस 13x हो जाएगा। 19x में से 13x जाएगा तो 6x बराबर कितना 12 6 दूनी 12 कट जाएगा तो x बराबर कितना आएगा 2। ठीक है तो x बराबर 2 आएगा और इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही था, ये 2 था। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 10 तक की जो तक बोला है यहाँ पे अप टू 10 तक, तो 1 से 10 तक की जो धनात्मक सम संख्याएं हैं 2 है 4 6 8 और 10 भी होगी क्योंकि वो 10 तक का है के बीच नहीं कहा है ना। तो इस तरह से समांतर माध्य पूछा तो 1 2 3 4 5 संख्याएं आ गई, इनको जोड़ेंगे तो समांतर माध्य जो होता था x बार बराबर इन्हीं को जोड़ देंगे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 बटे 5 तो कितना हो जाएगा 6 4 10 8 2 10 30 हो जाएगा। तो 30 बटे 5 5 6 30 है ना। तो x बार जो आएगा समांतर माध्य कितना आ जाएगा 6 होगा और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड जब कभी आप लोगों ने गुणनखंड सीखा होगा छोटी क्लास में तो ऐसे करते थे। तो 2 सत्ते 14 2 8 16 फिर 2 तिहाई 6 2 9 18 फिर 3 से 3 एकम 3 3 3 9 अब 13 से ही कटेगा 13 एकम 13। तो ये आपने गुणनखंड कर रखा है, ऐसे कभी भी आपने बहुत सीखा था। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 ये तो कर रखा था। लेकिन अभाज्य क्या होता है उसके घात के रूप में लिख दीजिए। जैसे ये 2 गुणे 2 है तो 2 घाते 2, यहाँ पर 3 है तो 3 केवल और एक ही बार है 13 बस। तो इस तरह से यही है अभाज्य गुणनखंड है ये अभाज्य गुणनखंड करके उसे आप क्या कर देंगे कभी भी उसको घात के रूप में लिख दीजिए, वही गुणनखंड है अभाज्य गुणनखंड। इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही है 2 घाते 2 3 अब बोलिएगा ऑप्शन नंबर ये नहीं ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। देखते हैं यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 है तो इसका माध्यक क्या होगा। तो इसका सलूशन देखते हैं। इसमें होता क्या है कि बहुलक माध्यक और माध्य में एक संबंध होता है, सूत्र होता है। कौन सा सूत्र है 12वें क्वेश्चन के लिए देखिएगा। 12वां क्वेश्चन जो सलूशन कर रहे हैं उसके लिए सूत्र क्या है कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक मतलब माध्यिका और माइनस 2 गुणे माध्य। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि किस तरह से बहुलक आपको देखिए बहुलक और माध्य और बहुलक दिया है। मतलब माध्य कितना इसमें दिया हुआ सवाल में, जो माध्य है वो 24 है और जो बहुलक है वो दिया कितना है बहुलक 12 है। तो माध्यक पूछा है, ये पूछ रखा है आपको माध्यक। तो बहुलक का मान कितना है 12, तो इधर 12 रख देंगे बराबर 3 गुणे माध्यक और माइनस 2 गुणे माध्य का मान 24 गुना 48 हो जाएगा। तो 12 और ये 48 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 12 प्लस 48 बराबर 3 गुणे माध्यक इस तरह से हो जाएगा। और ये 48 2 50 10 60 हो जाएगा। तो 60 बराबर 3 गुणे माध्यक हो जाएगा और यहाँ से 3 से काट कर यहाँ से कट कर देंगे तो 20 तिहाई 60। तो माध्यक का मान कितना आ गया है 20। ठीक है तो माध्यक का वैल्यू 20 आया है और इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही था। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 और 4x + ky = 10 के
अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो के का मान क्या है, ये प्रश्न था। अच्छा देखिएगा, जो हम लोग दो चरों वाला रैखिक समीकरण था, तो वहां पर कभी दो हम लोगों ने इक्वेशन किया था a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ से कंपेरिजन किया गया था कि यदि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 और बराबर c1 अपान c2 हो जाए तो ये इसके लिए अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए लिखा गया था ये अनेक हल। और यहाँ पे ये जो रेखाएं होती थी इस समय, वो रेखाएं एक दूसरे पर, जैसे ये पहली रेखा है तो इसी पर एक रेखा और जो है यहाँ पर जो रहती थी, जैसे ये पहली रेखा थी और इसी पर एक रेखा और हो जाएगी ऐसे, तो ये दोनों ही रेखाएं इस पर संपाती हैं। तो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए संपाती होता है और a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, ठीक है। और यदि हम लोग देखें क्या यहाँ पर कि a1 अपान a2 बराबर अगर b1 अपान b2 और ये बराबर नहीं है c1 अपान c2 के लिए है, तो यहाँ पर कोई हल नहीं होता था, इसका कोई हल नहीं होता था, कोई हल नहीं। और एक और बात था, यहाँ पर रेखाएं जो थी वो समांतर थी, समांतर रेखाएं। तो जो रेखाएं a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 होगा तो कोई हल नहीं होगा और रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, दो समांतर रेखाएं रहेंगी इस तरह से, ठीक है। और नेक्स्ट था इसी में क्या कि a1 अपान a2 और अगर बराबर नहीं है b1 अपान b2 के, तो यहाँ पर इसका अद्वितीय हल, अद्वितीय हल माने केवल एक हल निकलेगा, अद्वितीय हल केवल एक हल। और रेखाएं जो है ना ये प्रतिच्छेदी रहेंगी, दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई जाएंगी, इस तरह से था। तो आइए इसे हल कर लेते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए यही रहेगा a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 के लिए। तो जो प्रश्न दिया था देखिए a1 का मान कितना है 2, a2 का मान 4, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 2/4 बराबर b1 अपान b2, b1 का मान कितना है 3 और b2 का मान कितना है k और बराबर c1 अपान c2, c1 का मान कितना है 5 और बटे c2 का मान 10। तो यहाँ से केवल इसी से कट कर देंगे, 2 कम 2 2 दूनी 4, तो k का तिर्यक में भेज देंगे तो k बराबर और 2 तिहाई 6, ठीक है। तो k का वैल्यू k कम k इधर और 2 तिहाई 6, तो k का मान कितना आ गया 6। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही था। ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। अच्छा, दो समबाहु त्रिभुज है, पहले तो त्रिभुज ABC समबाहु, समबाहु माने तीनों भुजाएं बराबर। तो लीजिए एक जो है समबाहु त्रिभुज हमने बना रखा है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, ये ABC, ठीक है। D भुजा BC का मध्य बिंदु है, D जो है ना यहाँ पर एकदम ठीक मध्य बिंदु है इसका, तो D भुजा BC का मध्य बिंदु है। अगला क्या है कि तब त्रिभुज ये जो BDE, अब E को यहाँ पे अगर ऐसे रख लिया जाए तो ये ऐसे, तो ये BDE, तो BDE भी समबाहु त्रिभुज है और ABC भी समबाहु त्रिभुज है। अगर D मध्य बिंदु है तो BD का जो मान होगा वो BC का आधा होगा, BC का आधा होगा। अब यहाँ से क्या करा है कि त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, ठीक है। कभी भी देखिएगा दो त्रिभुज जब यदि समरूप निकल जाए, दो त्रिभुज अगर समरूप निकल गए तो उस कंडीशन में अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। मतलब इनके दोनों जो त्रिभुज हैं इनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाए तो इनकी अगर संगत भुजाएं दे दिया जाए तो उन संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात कर दीजिए, वही इनके क्षेत्रफलों का अनुपात आता है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिएगा कि त्रिभुज ये क्या होगा कि ये D मध्य बिंदु हो जाएगा, तो E को भी अगर ना ये BD का मान जितना है उतना BE का भी मान होगा।
अच्छा ये समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज अगर एबीसी जो था, त्रिभुज एबीसी समबाहु था तो इसमें तीनों भुजाएं बराबर थी, AB बराबर BC और बराबर AC, तीनों भुजाएं बराबर था। ऐसे ही ये भी बराबर थी। तो जब BD का मान DE के बराबर होगा तो यहाँ से क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये मध्य बिंदु में होके जा रही है तो DE AC के समांतर होगा और थेल्स के प्रमेय के द्वारा त्रिभुज BDE और BCA दोनों समरूप होंगे। और यदि समरूप हो गए तो इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा इनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगी। अब त्रिभुज ABC की जो हम लोग कह रहे हैं कि त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और अपान एरिया ऑफ BDE, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रखा था। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, इनकी भुजाओं का, इनकी भुजा कितनी है तो त्रिभुज ABC में एक ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा BC का स्क्वायर बटे और BD का स्क्वायर। अगर ऐसा कर दिए तो BC का स्क्वायर तो ठीक है और BD का जो स्क्वायर है वो BC कितना है ये, तो BC बटे 2 का स्क्वायर। ऐसे है यहाँ पर देखिए BD बराबर BC बटे 2, तो इस तरह से BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर और यहाँ पे अपन 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 गुणे BC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से 4:1 आएगा। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE जो था इनके क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 होगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर C सही था इसका। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यदि cos A बराबर 7/25 तो tan A प्लस cot A का वैल्यू दिया है। अच्छा देखिएगा ये जो cos A इन्होंने दे रखा है तो cos A का मान 7/25 है। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, लंब नहीं दिया है तो लंब बराबर होता है कर्णी में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से लंब बराबर कर्णी में कर्ण का मान कितना है 25 का स्क्वायर माइनस आधार 7 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 और 7 सत्ते 49। जब इनको घटाएंगे तो ये आएगा 576 आ जाएगा। ठीक है, तो 576 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। तो लंब का मान 24 आ गया। अब यहाँ से tan थीटा और cot थीटा है तो पहले tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर होता है tan A बराबर लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है 24 और आधार का मान कितना है 7। आधार का मान 7 है और लंब का मान 24 आ गया। और इसका उल्टा होगा क्या, cot A, cot A का मान 7/24, इसी का उल्टा होता है। अब यहाँ से अब tan A प्लस cot A दोनों को यहाँ पे जोड़ना है तो tan A का मान 24/7 और प्लस 7/24। तो तीरिया गुणा कर देंगे तो 24 का स्क्वायर फिर से वही आ जाएगा, 24 का स्क्वायर 576 और प्लस 7 सत्ते 49 और बटे फिर तीरिया गुणा आपस में से तो 7 गुणे 24 हो जाएगा। इस तरह से इनको जोड़ेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा 625 और बटे 4 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 2 16, तो 625/168 आएगा। और इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही था। चलावा, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या है। अच्छा आपसे दे रखे हैं, मतलब इसमें दिया क्या है कि दो वृत्त हैं, एक वृत्त क्या है जिसकी त्रिज्या कितनी है, उसकी 4 सेंटीमीटर, और एक छोटा वृत्त है इनकी त्रिज्या कितनी है, ये 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि एक ऐसा वृत्त, इन वृत्तों के क्षेत्रफल, इनका जो क्षेत्रफल है, मान लीजिए इनका क्षेत्रफल A1 है और इनका क्षेत्रफल A2 है, तो कह रहा है इनके क्षेत्रफलों के योग के बराबर एक नया वृत्त लाइए जो बहुत बड़ा हो। कितना है, लेकिन इसकी त्रिज्या पूछ रखा है कि कितनी होगी। ठीक है, लेकिन इनका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि इसका क्षेत्रफल A मान लीजिए, तो इनके क्षेत्रफलों का योग इस अकेले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए था। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से A बराबर क्या फॉर्मूला निकल आया, A1 प्लस A2, और A का मान पाई आर स्क्वायर बराबर A1 का मान पाई R1 स्क्वायर और प्लस पाई R2 स्क्वायर।
पाई यहाँ से क्या होगा, कॉमन कर लेंगे तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर स्क्वायर होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। r1 का मान कितना लेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9, 16 9 कितना हो जाएगा 25, तो r स्क्वायर बराबर 25, तो r बराबर कड़े में 25 हो जाएगा और कड़े में 25 का 5 आ जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर होगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही था, 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल हैं। मूल माने x का जो मान आएगा, ये द्विघात है तो दो मान आएंगे। अब बताइए x स्क्वायर है और माइनस 3x और माइनस 10 बराबर 0 है, गुणनखंड कर लेते हैं। 10 का तो 2 बचे 10 और 5 में से 2 गया 3, तो यहाँ x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 कर दीजिए x और माइनस 10 बराबर 0, तो इसके कारण यहाँ पे गुणनखंड इस तरह से होगा, तो x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस 10 बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 5 आ जाएगा, इसमें 2 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 5 आ जाएगा, फिर बराबर 0, x माइनस 5 ये और अगले में x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से x माइनस 5 बराबर 0 आ जाएगा, तो x बराबर 5 हो जाएगा और x प्लस 2 बराबर 0 होगा, तो यहाँ से x बराबर माइनस 2, तो x के दो मान आए, एक 5 आया है और एक माइनस 2, तो 5 और माइनस 2 ऑप्शन नंबर बी में सही था। ये इस तरह से ऑप्शन नंबर बी से रहेगा सही है। नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की कड़ी में 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। ठीक है, ये क्वेश्चन था, ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे क्या होगा कि ये एक समतल मैदान है, तो ये एक समतल मैदान था, ठीक है, इस पे एक मीनार खड़ी हुई है, लीजिए एक मीनार है, इस मीनार की जो छाया है, परछाई है, उसकी लंबाई, तो इस मीनार का जो है यहाँ पे देखिएगा जो परछाई बनेगा वो परछाई यहाँ पे बन रहा है इतना ये, ठीक है, इसकी ऊंचाई है ना, तो यहाँ पर हुआ क्या कि मीनार की जो छाया है उसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई यदि h है तो यहाँ पे कड़ी में 3h, मतलब उसकी ऊंचाई की कड़ी में 3 गुनी बन रही है। तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है, तो सूर्य का उन्नयन कोण माने यहाँ पे थीटा का वैल्यू पूछ रखा है। अब ये कैसे लगेगा, तो tan थीटा लगाएंगे, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार का मतलब h और बटे कड़ी में 3h, h से h कट गया तो ये आ जाएगा 1 बटे कड़ी में 3, तो tan थीटा बराबर कितना आया, 1 बटे कड़ी में 3। tan के लिए 1 बटे जो कड़ी में 3 होता है वो मान होता है 30 डिग्री के लिए, तो यहाँ से tan 30 डिग्री, तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। इस तरह से इसका आंसर नंबर सी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, किस तरह से प्रश्न पूछा गया है देखा जाए। 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोलों की संख्या है। सोचिए, इन्होंने दिया क्या है कि एक जो है ना बेलन है, जो ठोस बेलन है, इस तरह से है यहाँ पे, तो एक ठोस बेलन था, इनको क्या किया गया, ये ठोस है तो इनको मेल्ट किया गया, पिघला दिया गया, और पिघलाने के बाद क्या बनाया गया है, ठोस गोले बनाए गए हैं, कुछ ठोस गोले बनाए गए हैं। तो यहाँ पे इनके गोलों की संख्या पूछ रखा है कि कितनी गोलों की संख्या होगी, तो इसमें ऑब्जेक्टिव है तो इसमें लिखने का टाइटल नहीं, तो उसको आंसर टिक करना रहेगा। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, तब इसे हम लोग मान लेंगे कि माना n गोले हैं, तो n गोले जो है ना यहाँ पे बनेंगे इस बेलन को पिघला करके, तो n गोलों का आयतन क्योंकि मेल्ट करके बनाया गया है इसलिए इसी का पदार्थ इसमें लगा हुआ है, तो n गोलों का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन,
तो n गोलों का, अब एक गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और बेलन का आयतन कितना होता है तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से पाई से पाई क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ से n इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 3 का गुणा हो जाएगा तो 3 आर स्क्वायर एच और बटे ये 4 आर क्यूब। यहाँ पे आर स्क्वायर एच, इसका जो यहाँ पे ना देखेंगे कि व्यास दिया हुआ है डायमीटर कैपिटल डी दिया हुआ है, वो कितना है 4 सेंटीमीटर बेलन के लिए। तो यहाँ से कैपिटल आर का मान कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है तो ये है 45 सेंटीमीटर ऊंचाई कैपिटल एच का मान। और जो इनकी त्रिज्या, इनका डायमीटर दिया हुआ है वो व्यास कितना दिया हुआ है, इनका व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से गोले की त्रिज्या कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब सभी वैल्यू को उठा के इसमें रख दिया जाएगा 3 गुणे बेलन की त्रिज्या 2 है तो 2 का स्क्वायर गुणे ऊंचाई कितना है तो 45 और बटे 4 और गुणे आर का मान कितना है ये गोले के लिए 3, तो 3 घाते 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 गुणे 4 45 बटे 4 गुणे, इसे 3 त्रिका 9 और 9 गुणे 3 अलग से लिख दीजिए। तो ये 9 बचे 45 और ये 3 से 3 कट गया, ये 4 से 4 कट गया, तो आंसर आया कितना 5। इस तरह से उस बेलन को पिघला करके 6 सेंटीमीटर व्यास के 5 गोले बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही था। इस तरह से हल करने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। यदि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि एडी लंब बीसी, तो एडी स्क्वायर का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 डीसी स्क्वायर, 2 डीसी स्क्वायर, 3/2 डीसी स्क्वायर और 4 डीसी स्क्वायर। इस तरह से थे। तो एक ये समबाहु त्रिभुज है, एबीसी है, तो समबाहु त्रिभुज इसमें तीनों भुजाएं क्या होती हैं बराबर। तो मान लीजिए यहाँ पे एबीसी जो कि इसको दिया हुआ है, तो त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है जिसमें क्या किया है एडी लंब बीसी है। तो एडी मतलब ए से एक लंब डालिए कहाँ पर बीसी पर, जो कि एडी है। तो एडी लंब बीसी है, तो आपको एडी स्क्वायर का मान बताना है, एडी स्क्वायर का मान। अच्छा, ये समबाहु त्रिभुज होता है, तो समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से खींचा गया जो लंब होता है वो सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करता है, मतलब 2 बराबर भागों में बांटता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा कि जो इसकी लंबाई होगी डीसी की या बीडी की, तो जो डीसी होगा, डीसी की लंबाई वो बीसी की आधा होगी, बीसी की क्या होगी आधा होगी। इस तरह से। और एक और है कि ये समबाहु त्रिभुज है, तो इसमें तीनों भुजाएं क्या होंगी बराबर, मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। इस तरह से तो मतलब जो बी सी है वही ए सी होगा, उतनी ही लंबाई का। तो बी सी को हटा के चाहे तो यहाँ पर देखिए ए सी बटे 2, डी सी का मान ए सी बटे 2 हो जाएगा। या फिर दूसरा एक और बात है, यहाँ ए सी का मान इसी से ही ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं 2 डी सी, तो ए सी बराबर लिख सकते हैं 2 डी सी। इस तरह से अब यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है एडीसी। तो त्रिभुज एडीसी में अगर देखा जाए तो एडीसी में क्या होगा, यहाँ पर ये कर्ण है, तो जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर होता है। तो कर्ण यहाँ पर कितना है एसी है, तो एसी स्क्वायर बराबर, और लंब कितना है तो ये एडी है, तो यहाँ पर एडी स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार कितना है ये डीसी है, तो ये डीसी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, एसी का जो मान है वो कितना है 2 डीसी के बराबर है, तो यहाँ पर कितना रखेंगे 2 डीसी, और यहाँ पर इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया जाए, और एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर। तो 2 डीसी स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 4 डीसी स्क्वायर आएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4 डीसी स्क्वायर बराबर एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर। यहाँ से डीसी स्क्वायर को इधर लाएंगे तो एक घट जाएगा, 3 डीसी स्क्वायर हो जाएगा। तो एडी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 3 डीसी स्क्वायर। इस तरह से आपकी उत्तर आता, और ये ऑप्शन नंबर ए सही था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, देखते हैं। यहाँ पर द्विघात समीकरण
4x² माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 का विभक्तीकरण ज्ञात कीजिए और फिर इसके मूलों की प्रक्रिया कीजिए। ये सवाल था। तो यहाँ से विभक्तीकरण ज्ञात करना है। जब आप सॉल्यूशन कभी करेंगे, इसे हल करेंगे, तो वहाँ पर कितना होगा, ये 4x² है ना, तो यहाँ पे 4x² माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 की तुलना करना है। यहाँ पे की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो जब यहाँ पर इसकी तुलना इसे कर देंगे तो a का मान 4 है, a बराबर 4, b का मान -6 है और c का मान 5 है, इस तरह से। और विभक्तीकरण का जो फार्मूला होता है वो d बराबर होता है b² माइनस 4ac विभक्तीकरण, ठीक है। तो विभक्तीकरण d बराबर b² माइनस 4ac होता है। यहाँ से सभी वैल्यू रख देंगे। b का मान कितना है -6, तो -6 इसका स्क्वायर, -4 गुणे a का मान कितना है, तो 4 और c का मान 5, तो ये कितना हो जाएगा 36 और -4 पंजे 20 चौका 80 हो जाएगा। ये आ जाएगा -44 आ जाएगा। d का मान -44 है जो कि 0 से छोटा है। तो जब d का मान क्योंकि d का मान छोटा है 0 से, अतः इनके मूलों के बारे में कहा था विभक्तीकरण ज्ञात कीजिए, तो विभक्तीकरण का वैल्यू आ गया। ये प्रश्न यहाँ तक हो गया था। इनके मूलों की प्रकृति के बारे में कहा था, तो d का मान अगर 0 से छोटा है तो इसीलिए इनके मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, इस तरह से है। d का मान जो है यदि क्या हो जाए, d का मान बराबर 0 के हो जाए तो यहाँ पर मूल वास्तविक और समान, मूल जो होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक होते हैं और समान भी होते हैं। और यदि d का मान बड़ा हो जाए 0 से तो मूल यहाँ पर क्या होता है, वास्तविक भी रहता है और यहाँ पे असमान माने मतलब जो यहाँ पर जो इसके वैल्यू आएंगे, जैसे ये द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण में यदि हल करते समय d का मान अगर हम विभक्तीकरण 0 आ गया तो द्विघात समीकरण में x के जो दो मान आएंगे वो दोनों ही वैल्यू सेम रहेंगे, सेम टू सेम, या तो प्लस या तो माइनस में, और उनके मान भी समान रहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अगर वो मूल जो है यहाँ पे 0 से विभक्तीकरण 0 ज़्यादा हो गया तो उनके वैल्यू जो होंगे ना अलग अलग आएंगे और वास्तविक रहेंगे। यदि d का मान यदि छोटा निकल गया 0 से, जैसे इसमें है, तो मूल वास्तविक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए, रचना के पद संक्षेप में लिखिए। तो हम आपको ये बता देते हैं कि ये जो रचना है, रचना चैप्टर था, अब सिलेबस से काट रखा है। स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा या त्रिभुज की रचना करना वहाँ पे सिखाया जाता था, तो जो कि ये चैप्टर से अब काट दिया है, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसे हम यहाँ पे अब नहीं बताएंगे, सिलेबस से हट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि cos a माइनस बी बराबर कड़ी में 3/2 और sin a माइनस बी बराबर कड़ी में 3/2 और a का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है उसके बराबर होना चाहिए, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न दिया हुआ था। अब इसे कैसे हल करेंगे, देखिएगा कि जो cos a माइनस बी था बराबर कड़ी में 3/2, तो अब बताइए cos के लिए कड़ी में 3/2 किसके लिए मान होता है, तो cos 30 के लिए होता है, तो ये cos 30 डिग्री के लिए होता है। यहाँ से क्या होगा, इनके कोणों की तुलना कीजिए, ये भी cos और ये भी cos, तो कोणों की यदि तुलना करेंगे तो a माइनस बी बराबर आ जाएगा कितना, 30 डिग्री। ये इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग देखें कि साइन a माइनस बी है, तो साइन a माइनस बी बराबर कड़ी में 3/2 और साइन कड़ी में 3/2 किसके लिए होता है, तो ये साइन 60 के लिए होता है, तो साइन 60 डिग्री के लिए होता है। तो यहाँ से कोणों की तुलना करेंगे। अच्छा, ये a माइनस बी नहीं है, a प्लस बी रहेगा, तो यहाँ पर a प्लस बी है, तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, ये 60 डिग्री। इक्वेशन हो गया सेकेंड। समीकरण 1 और 2 को यदि जोड़ दिया जाए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना है, तो a माइनस बी बराबर 30 है
और a प्लस बी बराबर कितना है 60 है। यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये a 2 a हो जाएगा और इधर 90। तो यहाँ से a का मान कितना हो जाएगा 90/2, जिसका यहाँ से वैल्यू कितना आएगा 45 डिग्री आ जाएगा। तो a का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री। और यहाँ से अब हम लोग देखते हैं कि a प्लस बी बराबर अगर 60 डिग्री है तो a का मान यहाँ पर रख देते हैं कितना 45 प्लस बी बराबर 60 हो जाएगा a का मान रखने पर। तो यहाँ से b बराबर कितना 60 माइनस 45, 60 में से 45 गया तो 15 डिग्री। तो b का मान कितना आ गया 15 डिग्री और a का मान 45 डिग्री। इस तरह से इसके उत्तर देने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। और ये है एक टेबल दिया हुआ है, इसका माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य मतलब माध्यिका है, तो माध्यिका ज्ञात करना था इसका। अब किस तरह से हम लोग इसे हल करेंगे, देखिए जो वर्ग अंतराल होता है इसे हम लोग फिर जो है ना यहाँ पे कॉलम के रूप में बांट देते हैं इस तरह से। जो वर्ग अंतराल है उसे x से लिखेंगे और जो बारता है उसे f से लिखेंगे इस तरह से। तो वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ है, तो 40 से 45, फिर 45 से 50 है, 50 से 55 है, 55 से 60 है, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75 है। और इनकी संगत बारंबारता कितनी है 2 3 8 6 6 3 और 2 इस तरह से। अब वर्ग अंतराल को यहाँ से वर्ग हम लोग देखेंगे क्या कि इसका वर्ग का माध्य निकाला जाएगा, जो इसे हम लोग xi बोलते हैं। तो इनको दोनों को जोड़ के बटे आधा करते हैं इसका। अब 40 और 45 को जोड़ेंगे ना तो ये आएगा कितना 85 आएगा। तो 85 जैसे आएगा उसका जब आप आधा करेंगे तो यहाँ पर कितना 2 चौक 8 हो जाएगा, फिर 5 उतरेगा 2 दूनी 4 1 फिर 0 2 बचे 10, तो 42.5 आएगा। तो यहाँ पर ये 42.5। अच्छा ये वर्ग अंतराल कितने का है 5 5 का है, तो ये भी 5 5 के रूप में बढ़ता ही जाएगा, चाहे आप जोड़ के आधा करिए वही उत्तर आएगा। 42 5 47.5 हो जाएगा। 47 में 5 जोड़ेंगे तो 52.5, तो 52.5, 52 में 5 जोड़ेंगे तो 57.5, 57 में 5 जोड़ेंगे तो 62.5 आएगा। 62 में जो है 5 जोड़ेंगे तो 67.5 और 67 में 5 जोड़ेंगे तो 72.5। इस तरह से यहाँ पर ये क्या होगा कि इसकी संगत बारंबारता आ गई और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पे बात किया जाएगा कौन सा, तो इसी में ही बात करते हैं ना CF क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे संचयी बारंबारता कहते हैं। तो संचयी बारंबारता भी ज्ञात कर लिया जाता है। तो संचयी बारंबारता जिसे CF से लिखते हैं, तो यहाँ से CF का मान निकलेगा। जैसे ये 2 है तो यहाँ पे 2, फिर 2 और 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 और ऐसे बढ़ती जाएगी। अभी तीनों को जोड़ेंगे तो 2 3 पहले से 5 जोड़ चुके हैं, 5 और 8 13, या तो 2 3 5 और 8 5 13, फिर यहाँ तक 13 था, 13 6 फिर 19 है ना, 19 6 25, 25 3 28 और 28 2 30। तो इस तरह से जो है यहाँ पर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई टोटल जो है प्रत्येक वर्ग की। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कि अगर इनको भी जोड़ेंगे 2 3 8 6 6 3 2, तो ये जो समेशन ऑफ ये पाएगा, समेशन ऑफ एफ का मान के 30 आएगा जो यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, इस तरह से हुआ। अब माध्यक निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे माध्यक जिसे हम लोग माध्यिका कहते हैं, माध्यक बराबर होता है L + n/2 - CF/F गुणे H। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। अच्छा इसमें है क्या कि L और n/2 जो है ना, यहाँ पर क्या होता है कि जो हम लोग देखते हैं ना कि फ्रीक्वेंसी का टोटल जोड़ लेते हैं, जो बारंबारता होती है जितना जोड़ लेते हैं वही होता है n। तो n का जो मान होता है यहाँ पे देखिएगा इस क्वेश्चन में n के लिए कितना आया है, फ्रीक्वेंसी बारंबारता जोड़ने पर 30 आया है। तो n का मान आया है 30।
ठीक है। एल, सी एफ और एफ ये सब, और एच का वैल्यू कितना होगा देखिएगा, जो वर्ग अंतराल है वही एच बनेगा। 5 5 का अंतराल है तो एच का वैल्यू कितना आया है यहाँ पर 5। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखेंगे क्या कि एन जो n/2 n का आधा कर देंगे तो n का आधा करने पर 15 आएगा। 30 है तो इसका आधा करेंगे 15 आएगा। अब संचयी बारंबारता में देखेंगे 15 किस में पड़ेगा। संचयी बारंबारता में 13 यहाँ पे खत्म हो चुका है तो 15 अगले वाले में आएगा तो इसमें आएगा और यही बनेगा क्या इसकी यहाँ पर इसकी वर्ग माध्यक वर्ग। ठीक है, n/2 जो निकालते हैं वहां से ही पता चलता है कि माध्यक वर्ग कौन सा होगा। तो यहाँ पे 30 था तो 30 का आधा करने पर 15 आया, 13 के बाद वाला तो यह है माध्यक वर्ग। और माध्यक वर्ग से यहाँ पे जो माध्यक वर्ग की निचली सीमा होती है वही होता है निम्न सीमा, वही L होता है। L का मान 55 है तो यहाँ पर L का वैल्यू कितना है 55 है तो ये 55 है तो यहाँ से L का मान कितना है 55 55। अगला क्या है कि जो F फ्रीक्वेंसी होता है वो माध्यक वर्ग की जो बारंबारता होती है वही फ्रीक्वेंसी बनती है तो यहाँ से F का मान कितना है 6। और उससे पहले माध्यक वर्ग से पहले की जो संचयी बारंबारता होती है वो होती है CF। तो CF का मान कितना है 13 तो यहाँ से CF का मान आ गया कितना 13 आ गया। इस तरह से अब प्रश्न को हल कर लेंगे। यहाँ से जो माध्यक या माध्यिका ज्ञात करना था, L का मान कितना है इसमें 55 आया है प्लस N का मान 30/2 माइनस CF का मान कितना है 13/, F का मान कितना है 6, H का वैल्यू 5। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से 55 प्लस 15 माइनस 13/6 गुणे 5 तो 55 प्लस 2 आ जाएगा 2/6 गुणे 5 तो कम 2 2 हैं 6 5/3 तो 55 प्लस 5/3 तो 3 × 5 = 15 3 × 5 = 15 16 165 प्लस 5/3 हो जाएगा, ये 170/3 आ जाएगा। तो भाग दे देंगे तो 3 × 5 = 15 2 3 6 18 2 3 6 18 तो ये आंसर 56.6 करके आएगा। तो इसकी माध्यिका जो माध्यक है वो आंसर आ गया, माध्यक 56.6 होगा। क्वेश्चन है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब एक संख्या है 2 अंकों की एक संख्या है और उनके अंकों का योग कितना है 9। देखिएगा किस तरह से हल करेंगे इसे हम लोग। 2 अंकों की जो संख्या होती है यहाँ पर क्या कर लिया जाए, अगर 2 अंकों की संख्या मान लीजिए ऐसे, जैसे कभी हम लोग 25 मानते हैं 28 कुछ भी मान लेते हैं तो ये इकाई होता है अंक होता है। ऐसे ही एक संख्या मान लेते हैं कि जिसमें इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक जो है यहाँ पर कितना है x है और जो दहाई का अंक है वो कितना है y। तो यहाँ पे शुरू में हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसमें कि माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है। इस तरह से तो इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है तो संख्या बराबर जो संख्या होगी तो संख्या बराबर का फार्मूला होता है 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। जैसे 25 है तो 25 को देखिए आप लिख सकते हैं कि 2 गुणे 10 प्लस 5। ठीक है, 28 को या 38 भी या 58 कुछ भी मान लीजिए तो 58 को कितना लिख देंगे तो 5 गुणे 10 प्लस 8 कीजिए तो देखिए 5 दाम 50 60 58 हो जाएगा। तो ये दहाई का अंक तो ये 10 है, दहाई के अंक में 10 से गुणा और इकाई का अंक जोड़ दिए तो वही फार्मूला वहां से बन जाता है कि 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। ठीक है, तो यहाँ से जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, पहले जो संख्या आएगी वो आएगी 10 और दहाई का अंक y तो 10y प्लस
x आएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ से क्या होगा, इस अंकों को पलटने पर देख लिया जाए। अंकों को सवाल में दिया है, अंकों को पलटने पर, तो अंकों को पलटने पर, तो अंकों को पलटने पर क्या हो जाएगा, अब की बार इकाई का अंक जो है वो y होगा और दहाई का अंक कितना हो जाएगा, वो x हो जाएगा। तो फिर से यहाँ पे नई संख्या क्या हो जाएगी, नई संख्या बराबर 10 गुणे दहाई का अंक, दहाई का अंक x हो गया है अंकों को पलटने पर और इकाई का अंक y, तो नई संख्या बन गई 10x प्लस वाई, यह हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्यूशन अब चालू होगा, इतना तो माने हैं और उसके बाद जो चीजें ये था, इसमें क्या हुआ कि अंकों का योग जो था यहाँ पे, तो हम लोग देखेंगे क्या कि प्रथम प्रश्नानुसार जो रहेगा वो क्या होगा कि अंकों का योग मतलब x प्लस वाई का मान कितना दिया है 9, ठीक है। और द्वितीय प्रश्नानुसार या शर्तानुसार, द्वितीय प्रश्नानुसार, ठीक है। तो द्वितीय प्रश्नानुसार क्या होगा यहाँ पर कि द्वितीय प्रश्नानुसार में ये कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या पहले थी उसका 9 गुना है, और अंकों को पलटने पर जो संख्या बनेगी उसका 2 गुना, ये दोनों आपस में बराबर हैं। मतलब जो संख्या शुरू में थी वो कितनी थी, तो 10y प्लस x थी, तो 10y प्लस x ये संख्या थी पुरानी वाली संख्या, इसका 9 गुना, और अंकों को पलटने पर बनी संख्या कितनी है, तो 10x प्लस y नई संख्या, तो 10x प्लस y ये नई संख्या का 2 गुना है। इस तरह से एक प्रश्न बनता था। अब यहाँ पे गुणा कर लिया जाए तो ये समीकरण इसको 1 बना के रखेंगे, x प्लस वाई बराबर 9 को, ये 9 यहाँ से 10 में 90 हो जाएगा, तो 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। इस तरह से अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि 2y को इधर लाएंगे तो बाएं पक्ष में, तो 2y माइनस 90y माइनस 2y और बराबर 20x और माइनस 9x, इधर आएगा 88y बराबर 11x, 11 से काट देंगे 11 × 88, तो x बराबर आ गया 8y, x बराबर 8y आ गया है। अब x का मान यहाँ पे उठा के रख देंगे तो कितना आएगा, ये कि x की जगह 8y रखेंगे तो 8y और y कितना होगा कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो x का मान समीकरण 1 में जब रखेंगे, समीकरण 1 जो रहेगा यहाँ कितना है, ये x है, x प्लस वाई बराबर 9, तो यहाँ पे देख लेते हैं कितना होगा, तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे रखेंगे कितना 8y प्लस वाई बराबर 9, तो ये 9y बराबर 9 आ जाएगा, तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, कट के y का मान 1 आया, इसी में रखेंगे y का मान 1, जब x प्लस वाई बराबर दिया है 9, तो y का मान 1 रखेंगे तो 75 कर देंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा 8। अब जो संख्या थी, संख्या हम लोगों ने देखा था शुरू में, जो संख्या थी वो थी 10y और प्लस x, अब इसमें वैल्यू रख देंगे, y का मान 1 आया है और x का मान कितना है 8, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 8, उत्तर आ जाएगा 18, तो वो संख्या कितनी थी 18 थी। इस तरह से इसको हल करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये आंकड़े दिए गए हैं, इसका बहुलक ज्ञात करना है हम लोगों को, ठीक है। अब इसमें बहुलक के लिए जो फार्मूला होता है, बहुलक का सूत्र जो होता है बहुलक के लिए, बहुलक बराबर होता है l प्लस f1 माइनस f0 अपान 2f1 माइनस f0 f0 और माइनस f2 और गुणते h, ये फार्मूला होता है बहुलक के लिए। बहुलक जब ज्ञात करना रहेगा तो क्या होगा, यहाँ से अब इन सब को वैल्यू देखते हैं, तो यहाँ पे
ये जो दिया गया आंकड़ा होता है उसमें जो बारंबारता सबसे अधिक होता है, जो बारंबारता सबसे अधिक होती है वो होता है बहुलक वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से बहुलक वर्ग जो बनेगा वो सबसे ज़्यादा बारंबारता कितनी है 20। तो बारंबारता देखिएगा इसमें दिए गए आंकड़े की सबसे अधिक बारंबारता 20 है, तो ये वाला जो रहेगा ये है आपका क्या बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग आ गया, तो जैसे ही बहुलक वर्ग आया इसमें बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है उसी को L कहते हैं। तो ये L है, तो L का मान कितना आ गया यहाँ से 40 आ गया। अब होता क्या है कि बहुलक वर्ग से पहले अगर देखेंगे जो F1, F0 और F2 है, तो अगर यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी ये बारंबारता है तो तीनों F है, इससे पहले इसके बाद इस तरह से, तो ये 0, ये 1 और ये 2। तो F0 का मान बहुलक वर्ग से पहले के वर्ग की जो बारंबारता होती है वो F0 होती है। तो F0 का मान कितना है 12, और F1 का मान कितना है वो है 20, और F2 का मान कितना है तो ये कितना है 11। इस तरह से हुआ। और H का वैल्यू जो ये यहाँ पे वर्ग अंतराल होता है, तो वर्ग अंतराल कितने का दिया हुआ है 10-10 का दिया है, तो H का मान 10 है। अब बहुलक के लिए जब फार्मूला निकल यहाँ पे लिख दिया गया है, इससे हल कर लिया जाएगा। L का मान कितना है तो 40 प्लस F1 का मान कितना है 20 माइनस F2 का मान कितना है 11 अपान 2F1, F1 का मान 20 माइनस F0 का मान 12 माइनस F2 का मान कितना है 11 इंटू, अच्छा यहाँ पे F0 रहेगा तो F0 का मान कितना है 12 है, तो यहाँ पे F0 का मान 12 रहेगा और H का मान यहाँ पे कितना 10। तो ये कितना आ जाएगा तो 40 प्लस 20 में से 12 गया तो ये आ जाएगा कितना 8 बटे ये 20 दूनी 40 और माइनस ये कितना आ जाएगा तो 12 और ये 23 आ जाएगा। 12 और 11 दोनों जुड़ जाएगा तो 23 और पूरे इधर 10 हो जाएगा। तो ये कितना आया ये 40 प्लस 8 में 80 बटे, अब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 17 चौका 68 680 हो जाएगा और प्लस फिर ये 80 और बटे 17, तो ये कितना होगा 0 8 8 16 6 760 बटे 17 से इसे डिवाइड कर दिया जाएगा 760 को 760 भागे कितना 17, तो 17 3 क्या 17 चौका 68, 17 चौका 68 आ जाएगा। 16 में से 8 गया 8 0 फिर 17 चौका 68 17 बचे 85 ज़्यादा हो जाएगा तो 4 ही जाएगा। 17 चौका 68 ये कितना होगा तो 2 हो जाएगा 12 फिर 10 मिनट बढ़ाएंगे 0 17 छक्का 17 7 119 आ जाएगा 1 फिर 0 बढ़ा के फिर 0 17 85 आ जाएगा। तो आंसर आया कितना 44.705। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 4 + q3 के जैसा एक प्रश्न था, और सेकंड था 867 और 255 का आंसर यूक्लिड के नियम से ज्ञात कीजिए। तो जो ये दोनों प्रश्न हैं, ये पहला जो चैप्टर था वास्तविक संख्याएं उससे रिलेटेड जो टॉपिक अब काट दिया है वो वाला प्रश्न प्रीवियस ईयर में उठाया गया था, इस बार नहीं उठाया जाएगा। तो अगला प्रश्न देखा जाए कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, मतलब यहाँ पर है क्या कि एक जो है ना ये सीधा रोड है और ये एक मीनार है, तो इसकी तरफ ये रोड जा रहा था। फिर कह रहा है क्या कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो मीनार के शिखर पर यहाँ पर एक व्यक्ति है, जो आदमी है वो खड़ा हुआ व्यक्ति एक कार को देखता है, और जब भी ऊपर से देखा जाता है तो अवनमन कोण बनता है और हॉरिजॉन्टल के यहाँ पे ले ली जाती है साइड। तो यहाँ से इस कार, मान लीजिए कार यहाँ पर पहुँची थी, तो कार को पॉइंट ए पर पहुँची थी, और उसे जब देखा तो इसका जो अवनमन कोण था वो कितना बन रहा है यहाँ पर 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री का कोण बन रहा था।
अच्छा हुआ क्या, अगला देखते हैं। जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। जो ये कार है, मीनार के पाद मतलब ये पैर है, इसकी ओर जाती है, वो भी कितने एक समान चाल से। ठीक है, तो यहाँ पे कभी आप दो समांतर लाइन को अगर तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतर कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये समांतर है, ये 30 डिग्री है, तो यहाँ पर भी कितना बनेगा, 30 डिग्री बन जाएगा। अगला क्या है, इसमें कह रहा है 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया, मतलब ये कार आगे जब चली आई तो कार पॉइंट बी पर पहुंच गई। इस समय अवनमन कोण कितना हो गया, यहाँ पर अवनमन कोण बनता है तो ये 60 डिग्री हो गया। और एकांतर अंतर कोण के कारण जो है ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। अब आपको कह रहा है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। कार जो है इस बिंदु से यहाँ तक जाने में कितना समय लिए है, ये प्रश्न था। ठीक है, अब हम लोग मान लेते हैं जो ये मीनार है, ये मीनार सीढ़ी है, इसकी ऊंचाई h है, और सेकंड ए से बी की डिस्टेंस x मान लेते हैं, बी से सी की डिस्टेंस y मान लेते हैं। ए सी डी में अगर देखा जाए, त्रिभुज ए सी डी में 30 डिग्री है, तो यहाँ से tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो सी डी बटे ए सी हो जाएगा। tan 30 का मान 1 बटे कड़ी में 3 होता है, और सी डी का मान h है, और अपान ए सी का मान ए से सी की डिस्टेंस x है, और ये y, तो यहाँ पे x प्लस y, तीनों गुणा कर देंगे तो ये x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, कड़ी में 3h, समीकरण 1 बना देंगे। अगला क्या है कि इसमें 60 डिग्री के लिए त्रिभुज देखा जाए तो त्रिभुज BCD में अगर हम लोग देखेंगे तो त्रिभुज BCD में कितना हो जाएगा, तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा ये CD अपान BC। तो tan 60 का मान होता है कड़ी में 3, CD का मान कितना है, तो h है, और BC का मान कितना है, तो y है। तो यहाँ से h बराबर कड़ी में 3y हो जाएगा, तो इसे तिर्यक भेज देंगे तो ये कड़ी में 3y हो जाएगा, तो h बराबर कितना आ गया, ये कड़ी में 3y। ठीक है, तो h बराबर कड़ी में 3y हो गया। ये समीकरण कितना बन जाएगा, समीकरण 2, h बराबर कड़ी में 3y समीकरण 2 बन जाएगा। इसके आगे देखते हैं, h का मान समीकरण 1 में रखने पर तो जो ये x प्लस वाई बराबर है कितना, ये कड़ी में 3h है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर h का मान समीकरण 2 से 1 में रखने पर तो h का मान खुद कड़ी में 3y है, तो यहाँ से कड़ी में 3 का गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3y, कड़ी से बाहर हो जाएगा वो, तो x प्लस 3y बराबर, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 3y, तो y को दाएं पक्ष में ले जाया जाएगा, तो 3y माइनस वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y, तो x बराबर 2y हो गया। अच्छा, यहाँ तक हुआ। इसमें प्रश्न ये पूछा था कि इस बिंदु से कार जो है मीनार के पाद तक पहुँचने में कितना समय लेगी। ठीक है, अच्छा ये था कि A से B तक पहुँचने में वो 6 सेकेंड लिया था, 6 सेकेंड लिया था। तो यहाँ से क्या होगा कि अगर हम लोग देखें कि चाल जो होता है, चाल एक समान चाल थी, तो चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय हो गया। अब बताइए x, जो x यहाँ पे दूरी थी, तो x दूरी चलने में वो समय कितना ली थी, शुरू में वो क्वेश्चन में दिया था 6 सेकेंड। y जो है दूरी चलने में नहीं था, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल समान चाल थी, तो चाहे यहाँ पर चाल रहे चाहे यहाँ पर चाल तो वही रहेगी, इसलिए यहाँ पर x बटे 6 बराबर y बटे दिया गया समय नहीं पता है उसे मान लीजिए कि अगला जो डिस्टेंस चलेगी वो t मान लीजिएगा यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे देखिए है क्या कि x बराबर कितना आया हुआ है 2y, तो x की जगह रख दिया जाएगा कितना, 2y बटे 6 बराबर y बटे 6, y से y क्या हो गया, कट गया, यहाँ पर t रहेगा y बटे t, तो y से y कट गया, 2 कम 2 2 तिहाई 6, 3 75 कर लिया जाए तो t बराबर कितना आ जाएगा, 3 सेकेंड। तो इसका मतलब यह हुआ कि A से B तक 6 सेकेंड का समय लिया था, और B से C में कितना,
3 सेकेंड का समय लेगा। तो टोटल समय कितना हुआ 9 सेकेंड। तो उस बिंदु से कार मीनार के पास तक पहुंचने में 9 सेकेंड का समय लेगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुओं a -2 2 और b 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस तरह से ये सवाल था। तो इसको किस तरह से हल करेंगे देखिएगा। ये एक रेखाखंड है AB, जहां a का निर्देशांक ये दिया है कितना -2, 2 और b का निर्देशांक दे रखा है कितना 2, 8। इस तरह से इसको 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अंतःखंड वाला प्रश्न पूछ रखा है। 4 भाग जब इसे काटेगा तो यहाँ पर 3 लकीरें देखिए, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और ये 4 भाग। तो यहाँ पे ये चारों भाग जो बांट रहा है तो उनके जो ये पॉइंट हैं इन बिंदुओं के निर्देशांक याद करने हैं। जैसे ए हो गया, ये बी हो गया, अब सी, डी और ई ये पॉइंट के नाम जो रख देते हैं। तो बिंदु सी का निर्देशांक अगर ज्ञात करना है, यहाँ से x1 y1, तो x1 का मान -2 और y1 का मान कितना है 2। x2 का मान कितना है इसमें देखिए, तो 2 और y2 का मान कितना है 8, y2 बराबर 8 है। इस तरह से अब बिंदु C का निर्देशांक अगर हम लोग को ज्ञात करना है, बिंदु C का निर्देशांक, तो बिंदु C का निर्देशांक जब आप याद करेंगे किस तरह से, तो यहाँ पर m1 m2 का जरूरत पड़ेगा। तो C तक के लिए, A से C के लिए देखिए कई टुकड़ा है, इधर एक टुकड़ा है, और C से B तक के लिए कितना टुकड़ा 1 2 3। तो जब C के लिए देखेंगे तो इधर एक टुकड़ा दिख रहा है और इधर से यहाँ से कितने टुकड़े दिख रहे हैं 3। तो 3 बराबर टुकड़े दिख रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा m1 और m2 का मान, ये m1 का मान 1 और m2 का मान 3। तो यहाँ से m1 का मान 1 हो जाएगा और m2 का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब C का निर्देशांक याद करना था तो फार्मूला लगाएंगे x बराबर m1 x2 और प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। इस तरह से तो m1 का वैल्यू कितना है 1, x2 का वैल्यू 2 प्लस m2 का वैल्यू कितना है 3 और x1 का वैल्यू कितना है तो -2 अपान m1 प्लस m2, 1 प्लस 3। x बराबर कितना हो गया ये 2 माइनस 3 दूनी 6/4, तो यह आ जाएगा -4/4, कट जाएगा तो उत्तर आएगा -1। और ऐसे ही y का वैल्यू तो m1 x2 और प्लस m2, y है तो m1 y2 और प्लस m2 y1 और बटे m1 प्लस m2। तो यहाँ से y का वैल्यू m1 का मान कितना फिर से वही, इसके लिए 1 गुणे y2 का वैल्यू 8 प्लस m2 का वैल्यू कितना है तो 3 और y1 का मान 2 और बटे 3 1 4, इनके लिए वही रहेगा 8 1 कम 8 3 दूनी 6 और बटे 4, तो 14/4 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 2 7 14, तो ये आ जाएगा 7/2। ठीक है, तो यहाँ से y का मान आ गया 7/2। ठीक, अच्छा इसी तरह अन्य तीनों बिंदुओं के बताया पूछा था यहाँ पे बताने के लिए। तो d का भी निकालेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4। तो d के लिए निकालेंगे तो a से d के लिए कितने पार्ट आएंगे 2 और d से b के लिए भी कितने पार्ट आएंगे वो भी 2 आएंगे। और इसलिए यहाँ पे m1 का भी मान कितना 2 और m2 का भी मान 2। यह मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ये x1 प्लस x2 बटे 2 से भी निकाल देंगे, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, केवल बिंदु डी के लिए इसमें, क्योंकि बिंदु डी जो रहेगा वो मध्य बिंदु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रश्न कह रहा है क्या कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है और यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो नए भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखिएगा। अगर एक कोई भिन्न है, मान लीजिए आप उसको लिख लेंगे
किस तरह से हल करना है मैं इसे कर रहा हूँ। अगर कोई भिन्न है तो ये भिन्न मान लीजिएगा, अंश ये x है और हर क्या है y है। तो प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि उसका अंश हर से 3 कम है। तो अंश जो है ना, अंश का मान हर के मान से 3 कम है। अंश का मान कम है 3 वो भी हर से, तो x बराबर y माइनस 3 होगा। अगला क्या है कि यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है, ठीक है, तो पहला भिन्न ये है यदि अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाए, 2, दोनों में 2 जोड़ देते हैं तो क्या कह रहा है कि नई भिन्न तथा मूल भिन्न, मूल भिन्न क्या था x बटे y और नए भिन्न क्या है, दोनों में 2 जोड़ दिए, तो दोनों को जोड़ने पर उत्तर कितना आ रहा है, ये तो 29 बटे 20 हो जा रहा है। तो आपको ये बताना था कि मूल भिन्न क्या थी, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर y माइनस 3 तो ये है। अब इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, सोल्यूशन इसका कर लिया जाए, गुणा भाग कर लेते हैं, तो जो आंसर आएगा देख लेंगे। x तीरे गुणा कर लेते हैं, जब तीरे गुणा करेंगे तो यहाँ पे y प्लस 2 और प्लस y x प्लस 2 और फिर y और फिर y प्लस 2, तीरे गुणा हो गया और बराबर 29 बटे 20। इस तरह से x का मान कितना है, y माइनस 3 इसमें रख दिया जाएगा। तो x का मान जैसे ही रखेंगे तो y माइनस 3 ये 2 पदों में है, तो इस तरह से ब्रैकेट लगा देंगे, y प्लस 2 और यहाँ पे प्लस y और अंदर x की जगह y माइनस 3 तो y माइनस 3 और ये कितना है प्लस 2। इस तरह से और बटे इसको गुणा कर लेंगे तो y स्क्वायर और प्लस 2y और इसका बराबर कितना है 29 बटे 20। इस तरह से हो जाता। फिर इसमें गुणा कर लेंगे तो y स्क्वायर प्लस प्लस 2y माइनस 3y माइनस 6 प्लस y स्क्वायर, इसका गुणा इसके अंदर y स्क्वायर माइनस ये प्लस माइनस तो ये माइनस 1 आएगा तो माइनस y बच जाएगा, क्योंकि माइनस 3 और प्लस 2 माइनस 1 और गुणा कर देंगे तो माइनस y हो जाएगा। अच्छा बटे y स्क्वायर प्लस 2y बराबर 29 बटे 20, तीरे गुणा कर देंगे तो ये 20 y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2y स्क्वायर और इसको जब देखेंगे तो 2y और ये 3 माइनस y बचेगा और माइनस y से माइनस y तो माइनस 2y और यहाँ पर माइनस 6 और बराबर 29 y स्क्वायर प्लस 2y। इस तरह से गुणा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40 y स्क्वायर और माइनस 40y और माइनस 120 बराबर 29 y स्क्वायर और प्लस 29 दूना 58 होगा, तो 58y हो जाएगा। बाएं पक्ष में जब लाया जाए तो 40y स्क्वायर माइनस 29y स्क्वायर माइनस 40y, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में है तो माइनस 58y और ये माइनस 120 बराबर 0। इस तरह से होगा कि इसे घटा लेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 11y स्क्वायर और माइनस ये 40 और 50 40 90 8 98 हो जाएगा, तो 98y और माइनस 120 बराबर 0। इसका द्विघात समीकरण बना देंगे। 120 है तो 12 दहमा 120 और इधर कितना है ये 11, तो 11 दहमा 110 और ये कितना है 12। जब यहाँ पे पेयरिंग कर देंगे अब 110 में से अगर 12 घटा देंगे तो 98 ही आएगा, 10 में से 2 गया 8, फिर ये आ जाएगा 10 में से गया 9 98। तो यहाँ से 11y स्क्वायर माइनस 98 को लिखेंगे कितना, तो ये लिख देंगे 110 माइनस 12y माइनस 120 बराबर 0। इस तरह से हो जाएगा। तो 11y स्क्वायर माइनस 110y और माइनस माइनस प्लस 12y माइनस 120 बराबर 0। तो यहाँ से 11y कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा y माइनस 10 और प्लस यहाँ पे 12 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे y माइनस 10 बचेगा। इस तरह से ओके। तो इसके बाद आगे देख लेते हैं।
तो ये कितना हो जाएगा 11y प्लस 12 और अगले ब्रैकेट में कितना हो जाएगा y माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ से y माइनस 10 बराबर अगर 0 हो जाएगा तो y बराबर 10 आ गया और x बराबर y माइनस 3 फार्मूले में था तो x बराबर कितना यहाँ पे 10 माइनस 3 तो x बराबर कितना हो जाएगा 7। तो नई भिन्न जो था ये मूल भिन्न के लिए पूछा था तो मूल भिन्न कितना था, मूल भिन्न कितना था ये, तो मूल भिन्न बराबर x बटे y, x का मान कितना है तो 7 बटे y का मान 10। ठीक है, तो 7 बटे 10 इस तरह से हो गया। चित्र में AB और CD केंद्र O वाले एक वृत्त के दो लंबवत व्यास हैं। जो AB है और CD इस चित्र में है, ये केंद्र O वाला एक वृत्त है, इसके एक क्या है ये व्यास है। OD छोटे वृत्त का व्यास है, O से D जो है ना ये छोटे वृत्त का क्या है व्यास है। यदि OA बराबर कितना दिया है, OA बराबर 7 है, तो OA बराबर 7 सेंटीमीटर है तो लघु और दीर्घ वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रखा है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि किस तरह से सलूशन किया जाएगा यहाँ पे। अच्छा ये OA जो है ना, OA की लंबाई कितनी है 7, जो कि ये बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी। तो दीर्घ वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, दीर्घ वृत्त की त्रिज्या, तो दीर्घ वृत्त की जो त्रिज्या है वो कैपिटल R मान लेते हैं, तो यहाँ से उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया है। लघु वृत्त की त्रिज्या निकालना है तो पहले लघु वृत्त का व्यास का, लघु माने छोटा, बड़े वृत्त की त्रिज्या OA है तो OA का मान 7 दिया है। छोटे वृत्त का व्यास जो है ना व्यास, वो व्यास कितना है तो OD है और OD की लंबाई भी OD बड़े के लिए त्रिज्या है, तो बड़े वृत्त के लिए OD त्रिज्या का कार्य करेगा और वो A के बराबर होगा, इसलिए OD का भी मान कितना होगा 7 सेंटीमीटर। लेकिन लघु वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर उस व्यास का आधा, तो 7 बटे 2 सेंटीमीटर इस तरह से हो जाएगा। इन्होंने पूछा लघु और दीर्घ वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब लघु वृत्त का क्षेत्रफल स्मॉल a और दीर्घ के लिए कैपिटल A मान लेते हैं और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो पाई r1 स्क्वायर और बटे पाई यहाँ पे कैपिटल R स्क्वायर, तो पाई से पाई क्या हो गया कट गया। स्मॉल r का मान कितना है तो 7 बटे 2 का स्क्वायर और बटे कैपिटल R का मान कितना है तो 7 का स्क्वायर, तो यहाँ से 7 से 49 हो जाएगा और बटे 2 दूनी 4 और गुणे फिर 7 से 49, तो 49 से 49 कर दिया, स्मॉल A बटे कैपिटल A आ जाएगा। यहाँ से स्मॉल A बटे कैपिटल A बराबर कितना आ जाएगा तो 1 बटे 4। इस तरह से इनका अनुपात पूछ रखा था।